हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। लास्ट वीडियो में कहाँ तक पहुँचे थे? डी एंड एफ ब्लॉक ख़त्म करा दिया था मैंने आपको। चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। एज प्रॉमिस्ड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इंडेक्स क्वेश्चन पूरे चैप्टर में सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं, जिनमें से कुछ ऐसे पार्ट में से हैं जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं नोट्स में। तो इसलिए सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो करने लायक थे, वो इंडेक्स में कवर अप करा रहा हूँ मैं। और इसी वीडियो में मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर ली है। तो ये लास्ट वीडियो होगी डी एंड एफ की। नेक्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेशन की लेके आएंगे। वाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली? क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी एलिमेंट अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जो भी उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऑक्साइड फॉर्म में या सिर्फ फ्लोराइड फॉर्म में ही क्यों देखने के लिए मिलता है, और किसी फॉर्म में क्यों नहीं देखने के लिए मिलता? जब वो हेलोजन के साथ में कंबाइन कर रहा है या हाइड्राइड बना रहा है या और कुछ भी बना रहा है, तो क्यों नहीं देखने के लिए मिलता है? सिर्फ फ्लोराइड में और ऑक्साइड में ही क्यों देखने के लिए मिलता है? तो हम क्या बोलेंगे कि स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, तो वो क्या कर सकते हैं, मेटल को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक। भाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोल दिया कि मैंगनीज, मैंगनीज का +7, ठीक है, Mn2O7 इस तरीके से होता है ना, Mn2O7। तो यहाँ पे मैंगनीज का कितना आएगा? +7 आएगा। अब +7 कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो किस में दिखा रहा है? ऑक्साइड में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि इसके पास में 7 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जिसकी बदौलत क्या हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज, भी प्लस चार्ज किसी पे है या प्लस चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जा रहा है। तो इससे जो अटैच है ऑक्सीजन या फ्लोरीन, जो भी हम अटैच करते हैं, उनका स्मॉल साइज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की भूखे बहुत ज़्यादा है। तो जिस भी मेटल से वो अटैच होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट से, उससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो कैसा हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो अपना दिखाने लगेगा ऑक्साइड और फ्लोराइड की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, Cr2 पॉजिटिव या Fe2 पॉजिटिव, और रीज़न बताना है। तो हमने बोला Cr3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव के Cr2 पॉजिटिव कर लेना है। यहाँ पे Cr2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 पॉजिटिव। Cr2 पॉजिटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन Cr2 बिकम Cr3 पॉजिटिव विच हैज़ मोर स्टेबल T2G3 कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड इन अ मीडियम लाइक वाटर। क्या है ये T2G वगैरह, ये आगे सिखाएंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ बस मैं यहाँ पे कि डी ऑर्बिटल में सबने देखा था कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं। ये होते हैं 3 और 2 अलग अलग होती हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखेंगे हम लोग आगे चल के। इसको बोलते हैं हम लोग T2G और इसको बोलते हैं हम लोग EG। जब इसमें हम फिलिंग करते हैं, नॉर्मली हमने फिलिंग सीखी थी डी ऑर्बिटल में, तो हमने क्या सीखा था कि पांचों ऑर्बिटल को हम पहले सिंगली फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद में पेयरिंग शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, T2G और EG, ये किसके लिए होता है, ये ध्यान रखना, ये आयंस के लिए होता है। ट्रांजिशन मेटल के जो आयंस होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये T2G और EG की फिलिंग करते हैं। इसमें ऑक्टाहेड्रल भी होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी होता है, उसके लिए अलग अलग कहानी है, वो सिखाएंगे आगे चल के। इसमें होता क्या है कि पहले मैं T2G की फिलिंग करूंगा, 1 2 3। अगर किसी के पास में 3D4 है तो मैं यहाँ नहीं फिल करूँगा, यहाँ फिल कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं फिल करूँगा, मैं क्या करूँगा, पेयरिंग यहाँ से शुरू करूँगा इस इलेक्ट्रॉन की, ये करूँगा मैं। फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करूँगा, उससे अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करूँगा। फिर अगर मेरे पास में 6 के बाद में 7 है तो 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ये होता है T2G और EG। तो T2G हाफ फिल्ड का मतलब क्या है कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है कि Cr2 पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है भाई, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट कैसा होगा, जो अपना तो क्या करा ले, ऑक्सीडेशन करा ले, और दूसरे का रिडक्शन करा ले। रिडक्शन करना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि वो रिडक्शन, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका रिडक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो वो दूसरा एक्सेप्ट करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो हमने बोला कि Cr2 पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा एक्सेप्ट करेगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो जब ऐसा काम होता है, Cr2 पॉजिटिव जो Cr3 पॉजिटिव में बदलता है, तो वो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन ले लेता है अपनी T2G3 की।
तो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन ले लेता है। इस वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन है उसकी, इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन फटाफट से क्या कर देगा, लूज कर देगा और Cr2 पॉजिटिव से Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि Fe2 पॉजिटिव के साथ में ऐसी कोई कहानी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी लूज नहीं करेगा। इसीलिए Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू Fe2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है इन आयंस की। सब आयंस का नंबर आपको अगर पेपर में लिखने के लिए आएगा, ज़्यादा बड़ा कोई नंबर का होगा तो आयन का एटॉमिक नंबर आपको, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे देंगे, आयन की उसके हिसाब से कन्फिग्रेशन आपको खुद लिखनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है और आप लोग भी होमवर्क में करोगे इस क्वेश्चन को। जो भी आयंस हैं उनके लिए कन्फिग्रेशन खुद लिखनी है, नंबर चेक करना है और उसके हिसाब से कन्फिग्रेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना है नोटबुक में, पर ये होमवर्क है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन कराया है वो सेकंड ही है। सेकंड में क्या पूछा गया है, वाई आर Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स more stable than Fe2 positive towards oxidation to their +3 state। बोला हम Mn2 पॉजिटिव को ऑक्सीडेशन कर रहे थे, Mn3 पॉजिटिव बना रहे थे। इसी तरीके से Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडेशन सेट कर रहे थे और क्या बना रहे थे, Fe3 पॉजिटिव बना रहे थे। ये दो चीज़ें बना रहे थे, लेकिन जो कंपाउंड्स हैं वो Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करके जो कंपाउंड बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू दिस कन्वर्जन। रीज़न पूछा, बताइए क्यों, ऐसा क्यों है। तो रीज़न हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव इज 3d5 विच इज हाफ फिल्ड एंड हेंस स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Mn2 की क्या है, 3d5 है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। सो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, दैट इज थर्ड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लूज इजीली। जबकि Fe2 पॉजिटिव की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 है, वो पहला इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, आसानी से लूज कर सकता है, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, आसानी से लूज कर सकता है और 3d5 कन्फिग्रेशन में आ सकता है। तो ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन उसकी वो है, तो वो ज़्यादा कंपाउंड वहाँ बनाएगा, ये कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पूछा था कि Mn2 पॉजिटिव के कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव। क्यों होते ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसके पास में हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, तो ये Mn3 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। जबकि इसके पास में हाफ फिल्ड नहीं है, ये Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव जब बनाने जाएगा जब ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, ये जल्दी रिएक्ट करेगा, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। बात समझ में आई होगी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर अप करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। रीजंस पूछे गए हैं कि रीजंस बताइए, ट्रांजिशन मेटल एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो सारे कवर अप हो चुके हैं, ऑल्दो ये गिव रीजंस नोट्स में, वीडियो में सब समझा चुका हूँ मैं, फिर भी जो लिखने लायक है वो मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे। तो पहले पार्ट में पूछा गया ट्रांजिशन मेटल और उनके बहुत सारे कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो इसका आंसर मैंने नहीं लिखवाया, मैं डायरेक्ट बी पार्ट का आंसर लिखवाया है। क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि सबको पता होगा वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों दिखाते हैं। क्योंकि उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखा था हमने कुछ, एक पहला मेंबर और लास्ट मेंबर के 3 पॉजिटिव में आयंस ले आते थे, तो उनका नहीं होता था, बाकी वो डायमैग्नेटिक होते थे, बाकी सब पैरामैग्नेटिक हैं। क्योंकि उनके पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर वेरी हाई। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या है कि एंथैल्पीज उनकी जो मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये भी पीछे समझाया था। क्योंकि वो क्या है, सारे मेटालिक होते हैं नेचर में, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड कोवेलेंट भी होते हैं नेचर में। तो बॉन्ड को तोड़ पाना उतना आसान नहीं है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, हाई एंथैल्पी, हाई हीट लगानी पड़ेगी जब वो टूटेगा। तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फिर भी इसका आंसर लिखवाया, पढ़ के देख लेते हैं एक बार। द एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर हाई because they have large number of unpaired electron in their atom. Due to this they have stronger interatomic interaction and hence stronger bonding between atoms। इस तरीके से लिख लो, या जो नोट्स में समझाया था पीछे वो लिख सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक नेचर में होते हैं तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से उन बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल है, तो इसलिए हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इनकी होती है। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, दैट ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। आपको मैंने ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जब पढ़ा रहा था, मतलब डी ब्लॉक पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स डी ट्रांजिशन शो करते हैं। ऐसे टाइम पे जब वो डी ट्रांजिशन शो कर रहे होंगे तो वो क्या कर लेंगे, विजिबल रीजन की कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसी कलर के वो दिखने लगेंगे। तो नोट्स में से आप कवर अप कर सकते हैं इस पार्ट को। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मैनी कंपाउंड्स एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट, ये भी करवाया था
कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसके दो रीजंस बताए थे, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते थे, दूसरा क्या था कि उनके पास में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता था, तो एड्जॉर्प्शन आसानी से हो सकता था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कैटलिस्ट ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पे, इसीलिए वो गुड कैटलिस्ट की तरह काम करते थे। दो रीजंस लिखवाए थे, नोट्स जिन्होंने बनाए होंगे उसमें देख सकते हो, मिल जाएगा। बाकी आगे के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट कवर अप हो चुके हैं नोट्स में, जो नहीं कवर अप हुए हैं वो करने लायक नहीं होंगे, इसीलिए नहीं करे जा रहे हैं। 17th क्वेश्चन पढ़िए। डेटा दिया है कुछ M2 पॉजिटिव M, M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का, कि कोई M2 पॉजिटिव M का क्या है इलेक्ट्रो पोटेंशियल, और M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया है। क्रोमियम के लिए दिया यहाँ पे -0.9 और यहाँ पे -0.4, मैंगनीज के लिए -1.2, यहाँ पे +1.5, यहाँ पे -0.4 और यहाँ पे +0.8। तो इसके बेसिस पे कुछ कमेंट करने के लिए बोला गया हमसे। पहले पार्ट में क्या बोला है, द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव इन एसिड सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू Cr3 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव, यहाँ 3 पॉजिटिव वाली बात चल रही है, मतलब इस डिब्बे से आंसर करेंगे हम। स्टेबिलिटी बतानी है एसिड सॉल्यूशन में Fe3 पॉजिटिव की, और कंपेयर करना है किससे उन्हें, Cr3 पॉजिटिव से और Mn3 पॉजिटिव से, ठीक है। The electrode potential for Fe3 positive is higher than that of Cr3, Cr2 positive and lower than that of Mn3, Mn2 positive। देखिए इसका कंपेयर करें Fe का, तो Fe का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो +0.8 है, जो कि इससे तो छोटा है, क्रोमियम से तो बड़ा है, +0.8 है, और मैंगनीज से Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव +1.5 से छोटा है। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो Fe3 पॉजिटिव का है वो बड़ा है किससे, क्रोमियम से, और छोटा है किससे, Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव। सो द कन्वर्जन ऑफ Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव इज ईजियर, यानी कि इसकी वैल्यू जो है Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव की, वो क्या है, वो बड़ी है। 1.5 में थी ना वैल्यू, वो बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव का जो कन्वर्जन है वो ईजियर है। Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव इज ईजियर देन दैट ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 positive, and since Cr3 positive is stable, so its conversion to Cr2 positive is difficult। और नेगेटिव वैल्यू है इसकी, ये देख लो, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इसका मतलब क्या है कि Cr3 पॉजिटिव से Cr2 पॉजिटिव कन्वर्ट कर रहे हैं। Cr3 पॉजिटिव से Cr2 पॉजिटिव कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा होगा, गेन करा होगा, मतलब इसका रिडक्शन हुआ होगा। और ये कैसा वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ये ध्यान रखिए आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की किसी की भी वैल्यू, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसे ध्यान से सुन लेना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की किसी की भी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका रिडक्शन करा पाना मुश्किल है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव में वैल्यू हाई है उतना जल्दी उसका आप रिडक्शन करा सकते हो। Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन कर रहा हूँ। तो रिडक्शन में जिसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में जितनी ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन उतना आसान है। आगे भी क्वेश्चन इसके बेसिस पे आंसर कर पाओगे, आप इस बात को ध्यान से सुन लेना और रिपीट कर लेना अगर क्लियर ना हो तो पॉजिटिव में जितनी हाई वैल्यू उतना आसान रिडक्शन, नेगेटिव में जितनी कम वैल्यू उतना मुश्किल रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए पूछेगा तो उल्टा कर देंगे, ऑक्सीडेशन के लिए पूछेगा तो इसका उल्टा कर देंगे, मतलब अगर किसी की वैल्यू जितनी छोटी होगी उसका रिडक्शन कर पाना उतना मुश्किल, मतलब उसका ऑक्सीडेशन कर पाना उतना आसान। किसी का पॉजिटिव की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन कर पाना बहुत आसान, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन कर पाना बहुत मुश्किल। तो इस बात को आप अपने फुट नोट्स बना लीजिएगा पेन से ऊपर, जहाँ भी नोटबुक में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, रिडक्शन करना आसान, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम, रिडक्शन करना मुश्किल। और उसी के सामने लिख लेना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा तो रिडक्शन करना आसान, और डैश डाल के सामने लिख लेना क्या, ऑक्सीडेशन करना मुश्किल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम, रिडक्शन करना आसान, और रिडक्शन करना मुश्किल और ऑक्सीडेशन करना आसान। इस तरीके से लिख लोगे तो ये क्वेश्चन तो क्या, आगे एक और क्वेश्चन है इस तरीके का, वो भी आंसर कर लोगे खुद ही, मेरे भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक, तो वही इस पार्ट का तो क्लियर हो गया। तो जो Mn3 पॉजिटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है वो आसान है, उसका रिडक्शन करना आसान है एज कम्पेयर टू Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव। और Cr2 पॉजिटिव वाला तो सब, Cr3 पॉजिटिव को Cr2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए ऑर्डर ये अरेंज कर देंगे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, उसके बाद दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है। दूसरे पार्ट में बोल रहा है द ईज विद विच द आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कम्पेयर टू सिमिलर प्रोसेस फॉर आइदर क्रोमियम और मैंगनीज मेटल। ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, कितनी आसानी से हम आयरन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, क्रोमियम और मैंगनीज से कंपेयर करेंगे।
तो अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि चलो हमने यहाँ से रिडक्शन नेचर कंपेयर कर लिया, यहाँ से ऑक्सीडेशन वाला कंपेयर कर लेते हैं। Cr2 पॉजिटिव से बता लो, चाहे इधर से बता लो, कहीं से भी बता लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ। कैसे कंपेयर करूँगा? ऑक्सीडेशन के लिए जो बात बताई थी वही आप लोग लिखोगे और वही समझोगे। देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द गिवन पेयर इंक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। रिडक्शन पोटेंशियल को देखोगे तो इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। Mn2 पॉजिटिव Mn का सबसे कम है, फिर Cr2 पॉजिटिव का है, और फिर Fe2 पॉजिटिव Fe का है। देखिए तो ये ऑर्डर में लगा दिए हमने, ऑर्डर में लगा दिए रिडक्शन पोटेंशियल के। तो ऑक्सीडेशन कर पाना Fe का Fe2 पॉजिटिव में आसान हो जाए, इज नॉट एज ईजी एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr2 पॉजिटिव एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn2 पॉजिटिव। अभी बताया था कंपैरिजन करना कि इसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम है, तो इसका ऑक्सीडेशन करना बहुत आसान है, और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर पाना मुश्किल है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसका सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसके सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का ऑर्डर ये आ जाएगा। तो जो बात मैंने वहाँ पे बोली थी, अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट कर लो, और उसको जैसे मैंने बोला है पेन से लिखने के लिए, उसको प्लीज़ पेन से लिख लीजिए उसी तरीके से। उसके बाद में इन पार्ट्स को खुद करिए, अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो। गारंटी लेता हूँ समझ में आ जाएंगे, लेकिन वैसे लिख लो पहले जैसे मैंने बोला है लिखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर, ये दोबारा लग गया पेज PDF में, तो भाई वहाँ भी देख लेना। व्हाट्सएप में जो मैं PDF दूंगा तो परेशान मत होना कि ये दोबारा कहाँ से आ गया, ये बाय मिस्टेक दोबारा लग गया पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कवर अप करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 21। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, गिव रीजंस। ये भी पहला पार्ट पूछा गया। ऑफ द D4 स्पीशीज Cr2 पॉजिटिव स्ट्रांगली रिड्यूसिंग व्हाइल Mn3 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। कह रहे D4 स्पीशीज की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों की कन्फिग्रेशन D4 है, लेकिन Cr2 पॉजिटिव तो रिड्यूसिंग है, जबकि Mn3 पॉजिटिव का भी D4 होता है कन्फिग्रेशन, वो ऑक्सीडाइजिंग है। ऐसा क्यों है भाई, ये बताना है हमें, ठीक है। तो अभी जो हम समझ के आए टेबल, उसी के बेसिस पे इसका आंसर दे देंगे। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cr3 पॉजिटिव टू Cr2 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव टू Cr2 नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस में 0.41। माइनस में वैल्यू, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं कि इसका ऑक्सीडेशन करना आसान है ना। वाइल Mn3 पॉजिटिव टू Mn, इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। हाई पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि इसका रिडक्शन करना आसान है। दस Cr2 पॉजिटिव आयन कैन इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव Cr3 पॉजिटिव आयंस, देयरफॉर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये तो आसानी से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, अपना ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, इसका मतलब दूसरे का रिडक्शन करा सकते हैं, तो ये इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जबकि Mn3 पॉजिटिव की बात करें तो वो क्या कर सकता है, अपना रिडक्शन करा सकता है आसानी से, अपना रिडक्शन करा सकता है, तो क्या कर सकता है, वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है। तो मैंने बोला था कि वो जो चीज़ मैंने वहाँ लिखवाई है, अगर वो जिसने लिख ली वो चुटकी बजा के सारे क्वेश्चन कर देगा ये वाले। दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, Cobalt 2 is stable in aqueous solution but in the presence of complexing reagent it is easily oxidized। कोबाल्ट जो 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है वो एक्वस सॉल्यूशन में तो स्टेबल रहता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएजेंट की फॉर्म में बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। रीजन बताइए क्यों। देखिए रीजन क्या है, कोबाल्ट 2, थोड़ा सा ब्लर हो रही है इमेज, कोबाल्ट 2 हैज ग्रेटर टेंडेंसी to form coordination complexes, thus in the presence of ligand CO2 positive changes to CO3 positive। यहाँ बड़ा आसान सा बोल दिया हमने कि कोबाल्ट की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इसीलिए लीगेंड की प्रेजेंस में, लीगेंड कौन है जो इससे जुड़ेगा आगे, मान लो CuCl2 बोला मैंने, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो लीगेंड है, ठीक है। तो जो लीगेंड इससे आके जुड़ेगा वो क्या कर देगा, कोबाल्ट को 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ये कैसे होता है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ लेते हैं क्या बोला है थर्ड पार्ट में। द D1 कन्फिग्रेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयंस। D1 कन्फिग्रेशन बहुत अनस्टेबल है आयंस में। ऑब्वियसली D1 कन्फिग्रेशन अनस्टेबल होगी, क्यों, क्योंकि वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, D0 में चला जाता है, तो उसकी पूरी ऑक्टेट या पूरी जो आप डी और डी सबशेल बोल सकते हो पूरी खाली हो जाएगी। तो हमने पढ़ा या तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, और ना हो तो बिल्कुल ही ना हो उसमें इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल रहता है। तो D1 तो एक्स्ट्रा जो ये समझ लो कि मौत को बुलावा देने वाला हिसाब है कि एक इलेक्ट्रॉन बिना मतलब में उस पर बाहर बोझ लाद दिया, उसका पूरी इतनी लंबी चौड़ी 5 ऑर्बिटल की सबशेल पूरी खाली पड़ी है, तो इसलिए अनस्टेबिलिटी
बढ़ जाती है उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। रीजन देख लो और जो लिखवाया है वो, द आयंस इन D1 configuration have tendency to lose only electron present in the D subshell to acquire the stable D0 configuration. Therefore, they are unstable and undergo oxidation and disproportionation. बोले D1 कन्फिग्रेशन जो होती है वो बहुत अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक इकलौते इलेक्ट्रॉन उसको लूज करने के लिए, किसी भी शर्त पे लूज करने के लिए तैयार होते हैं एलिमेंट। क्यों? क्योंकि स्टेबल D0 कन्फिग्रेशन में जाना चाहते हैं। तो ऐसा करके ये क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे ना अपना, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनका, और रिएक्शन में क्या करा देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। अब अगले क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं 22, उसमें यही पूछा गया कि व्हाट आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन द सॉल्यूशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था क्लास 11th में चैप्टर, तो वहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन भी पढ़ाया था, तो सबको शायद पता होगा क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर, कि एक ही रिएक्शन के अंदर अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो जाए तो उस रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, देख लीजिए डिफाइन नीचे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द सेम सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए 3MnO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स 2MnO4 नेगेटिव 2MnO2 प्लस 2H2। यहाँ पे अगर Mn का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखोगे तो +6 आ रहा है, MnO4 में निकाल के देखोगे तो +7 आ रहा है। तो यहाँ पे +6 से +7 हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे देखिए +6 था और +6 से क्या हो गया, +4 हो गया, तो डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन हो गया। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट, जैसे यहाँ पे मैंगनीज का ही ऑक्सीडेशन हुआ और मैंगनीज का ही रिडक्शन हो गया, इस तरीके की रिडक्स रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया, एक एग्जाम्पल आप कष्ट करिएगा, बुक में ढूंढने का मिल जाएगा जहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मिलेगी आपको। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वो है 25। फिर से वही रीजंस पूछे गए, कह रहे हैं सबका एग्जाम्पल दीजिए और रीजन बताइए कि ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री में जो लोएस्ट ऑक्साइड होते हैं ट्रांजिशन मेटल के वो बेसिक होते हैं, जबकि हाईएस्ट जो है वो एम्फोटेरिक एसिडिक होते हैं। मैंने कराया था ना एक लास्ट वीडियो में ही कराया था शायद वो, कि लोएस्ट के कैसे बेसिक हैं और कितने का एम्फोटेरिक है और कितने का एसिडिक है, याद रखने के लिए बताया था। तो इसमें बोल रहा है कि रीजन बताइए इसका और साथ में एग्जाम्पल भी दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 फर्स्ट पार्ट ये रहा, द लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक। लोअर ऑक्साइड जो ट्रांजिशन मेटल की वो बेसिक है, क्यों? क्योंकि मेटल एटम जो होता है उस केस में कैसा प्रेजेंट है, वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और मैंने ऊपर बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो किस तरीके के होते हैं, बेसिक होते हैं, जबकि हाई वाले जो हैं वो एसिडिक हैं। क्योंकि उनका नेचर कैसा है, ऑक्सीडेशन स्टेट उनका जो है वो कैसा है, वो हायर है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से वो एसिडिक है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से वो बेसिक है, लोअर ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल बता ही दिया है, MnO बेसिक है, Mn2O7 क्या है, एसिडिक है। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। सेम क्वेश्चन अभी कवर अप करा है जो इंटेक्स क्वेश्चन हमने कर रहा था सबसे पहला, वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो यही था, तो इस पार्ट को हम लीव कर रहे हैं। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायंस ऑफ अ मेटल। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ऑक्सो एनायंस में होता है मेटल के। क्यों? रीजन बताइए। तो रीजन देखिए ये रहा, ऑक्सो एनायंस ऑफ अ मेटल हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल Cr in Cr2O7 2 negative has an oxidation state of +6, whereas Mn in MnO4 negative has an oxidation state of +7. This is again due to the combination of the metal with oxygen, which is highly electronegative and oxidizing element. Same reason है, ऊपर समझाया था एक क्वेश्चन में क्यों होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सोनाइंस मतलब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहे हैं ना वो मेटल। ऑक्सीजन स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से उसे हाई पॉजिटिव चार्ज दे देगा। तो इसीलिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एनायंस में जो है मेटल प्रेजेंट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का जो हम कवर अप करने वाले हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो हम कवर अप कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 36। ऑल्दो इस तरीके के क्वेश्चन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अच्छे से करेंगे, फिर भी यहाँ इन्होंने दे रखा था तो थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ बता दिया है। किसी को नहीं समझ में आए, देयर इज नथिंग टू वरी इन दिस क्वेश्चन। वी विल बी कवरिंग अप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन फोर्थकमिंग चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि राइट डाउन द नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आयंस बताएं सारे उसने, Ti2 पॉजिटिव, V2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव।
कह रहे सबके नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स लिख दो जरा, और ये बता दो कि उसकी जो 5 3D ऑर्बिटल हैं वो किस तरीके से ऑक्यूपाई करोगे अगर वो आयन ऑक्टाहेड्रल है। तो मैंने अभी आपको बताया था T2G और EG वाली कहानी कि जो 3D ऑर्बिटल होती है वो दो पार्ट में ब्रेकअप हो रखी होती है। एक होता है 3 ऑर्बिटल का पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं उसे T2G। दूसरा पार्ट होता है जिसमें बचे हुए 2 ऑर्बिटल आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, EG बोलते हैं। तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो मैं फिलिंग T2G की पहले करता हूँ और EG की बाद में करता हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल आ जाएगा तो मैं EG की फिलिंग पहले करूँगा, T2G की बाद में करूँगा। एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास क्या आया, मेरे पास किसी का कन्फिग्रेशन था, उसमें लिखी थी 3D की वैल्यू 3 और वो ऑक्टाहेड्रल था, तो मैं क्या करूँगा, 1 2 और 3 इस तरीके से भर दूंगा। अगर सपोज करो 3D 3 से क्या हो गया, 3D 5 हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग करेंगे, पांचवा की यहाँ पेयरिंग करेंगे। अगर सपोज करो 3D 6 हो गया तो मैं यहाँ पे करूँगा, और 3D 7 हो गया तो फिर इसमें जाओगे आप, 3D 8 में इसमें जाओगे, 3D 9 और 3D 10 ऐसे करोगे फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर यही कहानी हम लोग लेके आ जाते हैं किसके लिए, फॉर टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल के लिए लेके आए तो क्या होगा, देखिए EG, मैंने बोला कि कन्फिग्रेशन आई लिखने के लिए आपके पास में क्या 3D 4 की, 3D 4 छोड़ो, पहले 3D 3 बताते हैं। 3D 3 की कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आई और बोला टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अभी आप लोगों को बताया कि टेट्राहेड्रल में EG की फिलिंग पहले करेंगे, तो 1 2 3। अगर उसने बोला कि 5 है तो 5 में क्या करोगे, चौथा यहाँ भरोगे 5। उसने बोला 7 है तो हम क्या करेंगे, 3D 7 में ये भर देंगे। उसने बोला 9 है तो हम क्या करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे और 10वां यहाँ कर देंगे। तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज करता है और तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है इससे वो चेंज होता रहता है। तो आंसर इसी बेसिस पे करना है। आंसर देख लीजिए अब क्या है। हमने एक टेबल बना लिया जिसमें हमने यहाँ पे आयन्स लिखे हैं, यहाँ पे उनकी कन्फिग्रेशन लिखी है, यहाँ पे उनके 3D के इलेक्ट्रॉन लिख दिए और यहाँ पे ऑक्यूपेंसी दे दी इलेक्ट्रॉन्स की। देखिए Ti2 पॉजिटिव का मतलब होता है कि 3D में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3D में हैं सारे ऑक्टाहेड्रल, तो T2G में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, EG खाली रह जाएगी। V2 पॉजिटिव पे चलोगे तो 3D 3 कन्फिग्रेशन, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन, कन्फिग्रेशन लिखोगे तो T2G पे 3 इलेक्ट्रॉन है, T2G ये भर गई। Cr3 पॉजिटिव पे चलोगे तो Cr3 पॉजिटिव में भी 3D 3, 3D 3 में 3 इलेक्ट्रॉन, सेम ऊपर वाले की तरह। Mn2 पॉजिटिव 3D 5 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इस तरीके से भरेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी T2G में। Fe2 पॉजिटिव का देखोगे तो 3D 6 कन्फिग्रेशन 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे T2G पूरा फुलफिल हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। Fe3 पॉजिटिव देखोगे तो 3D 5, यहाँ पे 5 भरोगे, T2G में 5 भरोगे, 5 का मतलब ये है। Cu2 पॉजिटिव में 3D 7 है, 7 का मतलब क्या है कि T2G में तो 6 आ जाएंगे, EG में 1 आ जाएगा, तो T2G में 6 भर दिए और EG में 1 भर दिए। Ni2 पॉजिटिव का मतलब 3D 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, T2G में 6 भरेंगे, EG में 2 भरेंगे, तो 6 और 2। इसका मतलब Cu2 पॉजिटिव का मतलब 3D 9 है तो इसमें 9 भरेंगे, T2G 6, EG 3 और इस तरीके से इसकी फिलिंग कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट, ये हो गया एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट, सब कंप्लीट। मजे करो, खत्म हो गया चैप्टर। तो ये था D&F ब्लॉक का भी 5 वीडियोस में हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। वीडियोस बड़ी बड़ी बनाई थी। आई होप चैप्टर क्लियर हुआ होगा, मज़ा आया होगा सबको, वीडियोस देखने में समझ में आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जल्दी शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, शायद कल से स्टार्ट कर दे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो वीडियो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। चैप्टर सब पढ़ा देते हैं लेकिन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कोई नहीं कवरअप कराएगा। तो अपने दोस्तों के साथ जिनको भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है वीडियो उनके साथ शेयर करिएगा। अगर आपको वर्थ शेयरिंग, वर्थ वॉचिंग ये वीडियो लगी हो तो, और लाइक भी करना वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9, लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, we will be starting. Till then, take care of